Hello students, welcome to today's class. In the last lecture we were talking about the enthalpies and its various types. चलिए भाई, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हेस लॉ के बारे में। हेस लॉ क्या होता है? तो हेस लॉ क्या कहता है देखें, एक बड़ी सिंपल सा एग्जांपल हमने यहाँ लिया है कि C+O2 गिविंग में CO2। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, बड़ी कॉमन सी है, कंबशन रिएक्शन है कार्बन की। इसमें जो एनर्जी निकलती है वो निकलती है -393.5 किलो जूल। माइनस मतलब इतनी एनर्जी रिलीज हुई। लेकिन क्या ये डायरेक्ट CO2 बन जाता है? आंसर इज़ नो। ये स्टेप में होता है कि पहले कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, क्या देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में फिर से एक ऑक्सीजन जुड़ेगा और क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होते हुए जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है? -110.5 किलो जूल। ठीक है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड से डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी कितनी रिलीज होती है? -283.0 किलो जूल। अगर मैं इन दोनों को सम करके देखूं कि टोटल एनर्जी चेंज के, जब मैं इस रास्ते से आया तो टोटल एनर्जी चेंज आया वो क्या आया? -110.5 प्लस माइनस का 283। तो ये भी सॉल्व करके कितना आया? -393.5, जो इक्वल था कि जब डायरेक्ट आ जाता उस एनर्जी चेंज के, कि भाई डायरेक्ट आता तो भी इतनी एंथैल्पी चेंज आती, अगर मैं घूम के आया हूँ तो भी एंथैल्पी चेंज इतनी है। यानी कि अगर एक प्रोसेस है जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है और वह डायरेक्ट भी पॉसिबल है, तो चाहे आप उसको डायरेक्ट कराओ या एक से ज़्यादा स्टेप में कराओ, जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो सेम आएगा। यानी कि अगर एक से ज़्यादा स्टेप में आएगा तो टोटल एंथैल्पी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक एंथैल्पी को प्लस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ किया ना, इन दोनों को प्लस किया तो ये ओवरऑल के बराबर आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेस लॉ। यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप्स, कि भले ही वो एक स्टेप में ख़त्म हो जाए या एक से ज़्यादा स्टेप में ख़त्म हो जाए। In other words, the total amount of heat change in the reaction depend upon nature of initial reactant and the final product and is independent of path। कि यहाँ इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ा कि आपने रिएक्शन स्ट्रेट कराई या घूम फिर के कराई। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेस लॉ। हेस लॉ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए आर्टिकल है, क्योंकि इसके बेस्ड 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन जो आता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। इवन जब आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो इसी के बेस्ड है। ठीक है, मूविंग ऑन के थ्योरेटिकली प्रूफ क्या है इस बात का कि हेस लॉ हमने ठीक है कह दिया, लेकिन क्या इसका कोई प्रूफ है? आंसर इज़ यस, बिल्कुल प्रूफ है। मान लेते हैं कि ए को कन्वर्ट होना है डी में। डी में कन्वर्ट होने के लिए उसने क्यू जूल ऑफ हीट रिलीज़ करी। ठीक है, कितनी? क्यू जूल ऑफ हीट रिलीज करी। नाउ सपोज दैट कि दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन 3 स्टेप, यानी कि ए कन्वर्ट हुआ पहले बी में, बी कन्वर्ट हुआ सी में, सी कन्वर्ट हुआ डी में। ए से बी में कन्वर्जन के लिए कितनी एनर्जी लगी? Q1। बी से सी में कितनी लगी? Q2। सी से डी में कितनी लगी? Q3। यानी कि यहाँ पर जो टोटल हीट इवोल्ड आई वो कितनी आई? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये क्या आ गई? लेट मी कॉल दिस Q डैश। अगर मान लेते हैं कि हेस लॉ करेक्ट नहीं है, कि दिस Q इज़ नॉट इक्वल टू दिस Q डैश, तो उस सिचुएशन में 2 केसेस बनते हैं। या तो ये एनर्जी ज़्यादा होगी स्टेप वाइज एनर्जी से, या फिर ये एनर्जी कम होगी स्टेप वाइज एनर्जी से। या तो Q ग्रेटर देन Q डैश या फिर Q लेस देन Q डैश। मान लेते हैं कि ये जो Q डैश है वो ज़्यादा आया, कि भाई एक से ज़्यादा स्टेप में जब करें तो जो वो एनर्जी रिलीज आई वो ज़्यादा आई। यानी कि इफ़ वी गो from A to D in a number of steps, heat evolved is more than heat absorbed। ठीक है, यानी कि when cyclic process is completed, कि उसने हीट तो एब्जॉर्ब कितनी करी थी? Q, लेकिन रिलीज कितनी करी? Q डैश। तो जो हीट रिलीज हुई या हीट यूज़ हुई वो कितनी हुई? Q माइनस Q डैश। जूल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कि भाई देखो खाई कितनी थी उसने? उसने खाई थी Q, निकाली कितनी है? Q डैश। अगर ये ज़्यादा निकल गई, अगर ये ज़्यादा निकल गई तो हम कैसे करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, Q माइनस Q डैश। ठीक है, या Q डैश माइनस Q भी आप इसको कर सकते हो, या इसको रिवर्स समझ लो कि Q डैश इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एंड दिस इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अगर आप इस तरीके से समझते हैं तो
क्यू डैश को क्या मानना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एंड दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो क्यू माइनस क्यू डैश इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एनर्जी कुछ प्रोड्यूस हुई, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि ये फैक्टर नहीं हो सकता। जितनी एनर्जी वो खाएगा उतनी एनर्जी ही उसको रिलीज़ करनी है। ठीक है, तो ये हुई थ्योरेटिकल प्रूफ। ठीक है, ये एनसीईआरटी का हिस्सा नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हैस लॉ, कि भाई कह रहे हैं कि एंथैल्पी हैस लॉ ये है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है, या 3 नंबर का जो न्यूमेरिकल आएगा वो कैसे आएगा। ठीक है, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, के हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी चीज़ के निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पहले एक न्यूमेरिकल आया था जिसको उस टाइम हमने एस्केप किया था। देखें क्या न्यूमेरिकल कहते हैं, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कि मीथेन को बनाने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले सोचो कि मैं मीथेन को कैसे बना सकता हूँ। आई विल रिक्वायर कार्बन प्लस 2H2 दैट विल गिव मी CH4। दिस इज़ माई एम, कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा करने के लिए उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे कहा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। पहला डाटा कहता है कि C प्लस O2 दैट इज़ गिविंग मी CO2। दूसरे में वो कह रहा है H2 प्लस हाफ O2 दैट इज़ गिविंग मी H2O। और थर्ड स्टेप में वो कह रहा है कि CH4 प्लस 2O2 गिविंग मी CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, सो लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। यानी कि मुझे ये निकालना है, बट यूजिंग दिस। तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसा करो कि फाइनल आंसर ये आए, कुछ ऐसा करो कि फाइनल आंसर ये आए। तो देखो, मुझे कार्बन चाहिए, मुझे हाइड्रोजन चाहिए, रिएक्टेंट साइड बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2 चाहिए। कितना दे रखा है, 2, सॉरी 1 दे रखा है। तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो C प्लस O2 गिविंग मी CO2, और इसमें क्या दिया 2H2 प्लस O2, क्योंकि हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा। क्या देगा, H2O। दिस इज़, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दूँ, प्लस करने पे क्या होगा, देखो C प्लस 2H2 प्लस 2O2 क्या देगा, CO2 प्लस H2O। लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस करो। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है, CH4 प्लस 2O2 गिविंग मी CO2 प्लस 2H2O। यहाँ पर 2 आएगा टू बैलेंस द रिएक्शन। तो CO2 से CO2, H2, 2H2O से 2H2O, और यहाँ 2O2 से 2O2 कट जाएगा। क्या बचेगा, C प्लस 2H2 माइनस CH4 इज इक्वल टू 0, या C प्लस 2H2 ये क्या देगा, CH4 देगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने वाली है हमारे पास। जो ये चीज़ें होने वाली हैं, इसमें देखो मैंने माइनस ही क्यों किया, माइनस इसलिए किया क्योंकि मुझे CH4 दिया रिएक्टेंट साइड है, लेकिन चाहिए मुझे क्या, प्रोडक्ट साइड। तो मतलब उठा के यहाँ लेके जाना पड़ेगा, और जब यहाँ लेके जाना है तो वो किस में आना चाहिए, प्लस में। तो अगर ये यहाँ प्लस का है तो मुझे कुछ भी करके इसको माइनस में कन्वर्ट करना था, ताकि जब मैं इसको उठा के इधर लेके जाऊँ तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी कि ये मेरे पास जो एम था वो मेरे पास आ गया। इस क्वेश्चन तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एंथैल्पी ऑफ इक्वेशन 1, लेट मी कॉल इट एज डेल्टा H1, के फर्स्ट स्टेप की एंथैल्पी, और सेकंड स्टेप को पहले तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। ये देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो उसकी एंथैल्पी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और जो इक्वेशन 3 है उसकी एंथैल्पी को क्या करना है, माइनस करना है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो ऐसे किया गया, CH4 मतलब ये बनाना है, अप्लाइंग द ऑपरेशन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इसी हिसाब से इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो आया उसमें से इक्वेशन 3 को माइनस कर दिया। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं।
कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हम इसमें निकाल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन। एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक एलोट्रॉप को दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, ठीक है। जैसे कार्बन 2 एलोट्रॉप्स की फॉर्म में है, डायमंड है, ग्रेफाइट है। क्वेश्चन भी उसी पे बेस्ड है। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड, गिवन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर रिस्पेक्टिवली दीज, ठीक है। तो इसमें फिर से देखो एम क्या है मेरे पास। एम है ग्रेफाइट को किस में कन्वर्ट करना है, डायमंड में। सी किस में, ग्रेफाइट में। किस में करना है, डायमंड में। इसके लिए कन्वर्ट करना है। लेकिन उसने क्या दी, उसने दी एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसकी, ग्रेफाइट की, दैट सी। और ग्रेफाइट है ये आपके पास। इसमें अगर आग लगाओगे तो O2 चाहिए, क्या बनेगा, CO2। ऐसे ही सी डायमंड जो है, इसमें भी आप आग लगाओगे तो क्या बनेगा, CO2। इसका यूज़ करके हमें यहाँ पहुँचना है। तो लेट मी से दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2। तो आपको क्या करना है, सिंपली 1 - 2 करना है। तो देखो O2 से O2 कट जाएगा, CO2 से CO2 कट जाएगा, सी ग्रेफाइट माइनस सी डायमंड इज़ इक्वल टू 0। तो सी ग्रेफाइट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सी डायमंड के अंदर। सी ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी डायमंड के अंदर। यानी कि जो मुझे बनाना था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ा है, इक्वेशन 1 की एंथैल्पी में से इक्वेशन 2 की एंथैल्पी को माइनस करना पड़ेगा। देखो हमने किया भी यही है, 1 - 2 वी गेट 393.5 माइनस का 395.4। तो आंसर कितना आ जाएगा, +1.9 किलो जूल। यानी कि अगर आप इतनी एनर्जी थे तो ग्रेफाइट कैसे चमकने लगेगा, ये वैसे चमकने लगेगा जैसे कोई डायमंड होता है, ठीक है, ऐसे चमकेगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंथैल्पी, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के। ये भी निकाल सकते हैं, देखो कैसे निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इनटू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। कि कॉपर सल्फेट है, आपको इसमें वाटर डाल के उसको किस में कन्वर्ट करना है, एनहाइड्रस से हाइड्रस में कन्वर्ट करना है, 5H2, ठीक है, इसके अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन क्या दे रखा है, गिवन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। के एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लिया, एनहाइड्रस, इसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CuSO4। कौन सी स्टेट में, एक्वस स्टेट में। और अगली बार उसने कहा कि CuSO4 एक्वस स्टेट में ही है, उसमें सॉरी डॉट हाइड्रस में, हाइड्रस एक बार एनहाइड्रस दिया, दूसरी बार क्या दिया, हाइड्रस। देखो ना, कैलकुलेट द गिवन द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस एंड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को जब एक्वस में कन्वर्ट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CuSO4.5H2O। और ये किस में आ गया, एक्वस में। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, 1 और 2 में को माइनस कर दो, 1 - 2। बट आई विल हैव के कॉपर सल्फेट, देखो यहाँ माइनस नहीं, यहाँ प्लस करो। क्यों प्लस करो, मैं समझाता हूँ। कि आपके पास क्या है कि हाइड्रस है, 5H2O का भी चक्कर हम अगर छोड़ना चाहें, चलो नहीं छोड़ते, कि कॉपर क्या है, कॉपर सल्फेट हाइड्रस है, एनहाइड्रस है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 5H2O, ठीक है, क्योंकि वाटर जुड़ेगा ना उसके साथ। अगर वाटर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 5H2O। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस में ये चीज़ एक्स्ट्रा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को प्लस करना पड़ेगा, अपोजिट साइड है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और सिंपली क्या बचेगा, कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की एंथैल्पीज़ को प्लस कर देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे है। अगर आपको नहीं समझ आता देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर से दिमाग ठंडा करके आप इसको समझने की कोशिश करें, आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ जाएगा, ठीक है।
तो आज हमने किसकी बात की? आज हमने बात करी हेस लॉ की और लिमिटेशंस की। सॉरी, हेस लॉ की हमने बात की कि हेस लॉ से हम कैसे कैसे चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात अभी भी यहाँ पर अधूरी है, और वो क्या बात है? वो बात है कि भाई हमने कहा था थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर में हम ये बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, इस बात का जवाब कौन दे सकता है? थर्मोडायनेमिक्स दे सकती है। तो अब तक हम उस फैक्टर पे नहीं पहुँचे, अब हम उस फैक्टर पर पहुँचेंगे कि कैसे हम उस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। उसके लिए देखें, अब तक हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या है? इट डज़ नॉट टेल एनीथिंग अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इस बात का जवाब ये लॉ हमें नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, दिस लॉ डज़ नॉट टेल हीट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, कि भाई देखो हीट मैक्सिमम से मिनिमम फ्लो करती है, हॉट से कोल्ड फ्लो करती है, हम सबको पता है। लेकिन क्या वो कोल्ड से हॉट भी जा सकती है या नहीं जा सकती, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स हमें कुछ नहीं कहती। इट टेल्स ओनली हीट गेन फ्रॉम वन एंड विल बी इक्वल टू हीट लॉस टू अनदर एंड। ठीक है, कि कोई चीज़ अगर एनर्जी गेन करती है तो दूसरी चीज़ उतनी ही एनर्जी क्या करेगी, लूज़ करेगी। सिर्फ इतनी सी बात करता है, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं करता कि रिएक्शन होगी या रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमारा जो डिस्कशन होगा वो इस बात में बेस्ड होगा कि रिएक्शन होगी या रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि प्रोसेस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और दूसरी कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस वो होती है जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है, विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय इनिशिएशन, के हल्का फुल्का आपने पुश किया और अपने आप हो गया। जैसे NO और O2 ये अपने आप हो जाती है, H2I2 अपने आप हो जाती है, फ्लो ऑफ वाटर डाउन द हिल, कि पहाड़ से पानी नीचे अपने आप आ जाता है। ठीक है, लेकिन CaCO3 को हीट करना पड़ता है तो इसमें कन्वर्ट होगा। H2 एंड हाफ O2 को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें स्टेप उठाना पड़ता है। लेकिन दूसरी रिएक्शंस कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, विच डज नॉट टेक प्लेस, कि ये रिएक्शंस नहीं होती, ये रिएक्शंस नहीं होती। जो रिएक्शन नहीं होती उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन अब हमारा डिस्कशन किसके बेस्ड होगा, स्पॉन्टेनिटी के। यानी कि हम उस फोर्स की बात करेंगे विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। यानी कि वो कौन सी बात है, कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से रिएक्शन होती है, हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। देखो उसके लिए भी देखो, हमारे पास है नेचर ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब जिसकी वजह से रिएक्शन होती है। पहली है टेंडेंसी टू हैव मिनिमम एनर्जी। हम केमिस्ट्री में एक बात बहुत बार कहते हैं कि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, कि जिस चीज़ की एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इसमें देखो, यानी कि जहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी कि C+O2 गिविंग में CO2, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि CO2 की एनर्जी इन दोनों से क्या है, कम है। कार्बन और ऑक्सीजन से CO2 की एनर्जी क्या है, कम है, इसलिए CO2 ज़्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन हो जाएगी। समझ आता है? यानी कि कोई भी स्टेप, कोई भी रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक हो वो स्पॉन्टेनियस होती है, किसके बेसिस पर, कि मिनिमम एनर्जी चीज़ें एक्वायर करना चाहती है। लेकिन अगर हम देखें वो रिएक्शन जो जो मतलब एक्सोथर्मिक ना हो के एंडोथर्मिक हो, कि एक्सोथर्मिक है वहाँ तो समझ आया कि मिनिमम एनर्जी का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, लेकिन अगर एंडोथर्मिक है वो तो एनर्जी गेन करके उसकी तो एनर्जी बढ़ेगी, तो उसको तो रिएक्शन को नहीं होना चाहिए। या कभी अगर डेल्टा H की वैल्यू 0 होगी तो वो रिएक्शंस भी हमारे पास होती हैं जिसमें डेल्टा H की वैल्यू 0 होती है, तो वो रिएक्शन कैसे हो जाती है। एंड इवन दोज रिएक्शन फॉर विच डेल्टा H इज़ नेगेटिव रेयरली प्रोसीड टू कम्प्लीशन। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन भी है कि जिसके लिए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन कभी भी वो 100% ख़त्म नहीं होती। यानी कि सिर्फ डेल्टा H नेगेटिव होने से काम नहीं चलता। डेल्टा H नेगेटिव इज़ वन ऑफ द फैक्टर के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ रिएक्शन होगी, लेकिन हर बार होगी ये बात भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा H पॉजिटिव है वो होती है, जिनके लिए डेल्टा H 0 है वो भी होती है, इवन जिनके लिए डेल्टा H नेगेटिव है बहुत सारे केसेस में वो नहीं भी होती। तो डेल्टा H के बेसिस पर, खाली डेल्टा H के बेसिस पर हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम एक नया फैक्टर लेके आते हैं जिसको बोलते हैं टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब बिखरी हुई। मान लो मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज है,
तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ अ ड्रॉप ऑफ इंक इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर, कि एक इंक अगर आप डाल देते हो तो वो क्या करती है, फैलती है, यानी कि चीज़ें क्या करना चाहती है, फैलना चाहती है। वाटर लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएगा, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे के पास होते हैं, वो ज़्यादा नहीं मूव करते, लेकिन गैस वेपर्स में जब वो कन्वर्ट होगी तो उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इवेपोरेट करेंगे, ज़्यादा मूव कर सकते हैं। ज़्यादा मूव करने का मतलब है उसकी रैंडमनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब जो चीज़ जितना फैल सकती है वो क्या होती है, रैंडमनेस। लिक्विड कम फैलते हैं, गैसेस ज़्यादा फैलती हैं। CaCO3 सॉलिड होता है, इसको हीट करो, हीट करने से क्या देगा, CaO प्लस CO2। CO2 क्या है, गैस है, गैस क्या होती है, फैलती है, तो गैस बढ़ने से रैंडमनेस बढ़ेगी। ठीक है। तो हम जो दूसरा फैक्टर लेके आते हैं वो आता है टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस, कि जहाँ पर रैंडमनेस ज़्यादा हो रही हो। और ये कौन सी रिएक्शंस होती है, जो एंडोथर्मिक होती है, उनमें स्पॉन्टेनिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसकी भी अपने आप में एक लिमिटेशन है कि भाई अगर सब चीज़ें फैलना चाहती है तो गैस लिक्विड में क्यों कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड की तो रैंडमनेस कम होती है, लिक्विड तो ज़्यादा फैल नहीं पाता जितना गैस फैल जाती है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, तो इसमें इस एंट्रोपी फैक्टर की भी एक लिमिटेशन है कि अगर ऐसा होता कि चीज़ें हमेशा फैलना चाहती हैं तो वो कभी भी गैस लिक्विफाइड नहीं होती या सॉलिडिफिकेशन नहीं होती। ठीक है। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि सॉलिड की तो रैंडमनेस सबसे कम हो जाती है। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ों को हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को हम एंथैल्पी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब कहीं पर एंथैल्पी डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, कहीं पर क्या होगा, एंट्रोपी डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एंट्रोपी की, और हम बात करेंगे कि कैसे ये दोनों फैक्टर मिलकर स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।